करते हैं। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडिया का, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का विद्रोह हुआ था। किसी ने इसको देखो, अगर ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिशर्स कॉल देम एज अ सिपाही म्यूटनी, बट कुछ हिस्टोरियंस इसको नाम दिया गया एज अ, उन्होंने इसको एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला गया। तो अब इसी के बारे में देखें कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था कि क्या था, राइट, या सिपाही म्यूटनी थी। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे कि 29 ऑफ मई को यहाँ पे पुलिस का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो सिर्फ आपको 3999 में पूरा कोर्स मिलेगा, ठीक है, जिसमें पूरी क्लासेस की जाएंगी, इवन इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होगी, राइट। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, हम सीधा 1857 रिवोल्ट पे जाएंगे। देखो मैंने पहले भी बात करी थी कि जब भी हमने जैसे कार्नेटिक वॉर्स किए थे, तो मैंने बोला उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है। वैसे ही आपके पास जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो उसके पीछे भी कोई रीजन जरूर होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रीजंस की बात करूं या कॉजेस की बात करूं, तो यहाँ पे आपको वेरियस कॉजेस दिखेंगे, जिसमें मेनली आपके पास जो कॉज रहेंगे वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज, सबसे पहले हम बात करेंगे सीधा इकोनॉमिक कॉज की। दैट मीन्स यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर जो थे वो रीजन बने थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे? अब देखो हुआ क्या था कि जो आपके पास ये जो ब्रिटिश ने जब रूल करना स्टार्ट किया इंडिया में, तो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक टॉपिक, आप जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हो, एक लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर ने इंडिया में, ठीक है। जब लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट जो है और ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ लैंड जो थी, जब वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसके थ्रू क्या हो रहा था, पीजेंट्स के साथ अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। पीजेंट्स के साथ क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अब जब पीजेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो अल्टीमेटली कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, लैंड रेवेन्यू ज्यादा था, तो पीजेंट्स को क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे मनी जो है वो बोरो करने पड़ रही थी। अब अपनी प्रोडक्शन के लिए जब वो मनी बोरो कर रहे थे, तो अल्टीमेटली अब बोरो करेंगे ये किस पे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो इनकी लैंड जो थी, दैट मीन पीजेंट के पास चाहे वो स्मॉल लैंड होल्डिंग थी, वो सारी की सारी किसने ऑक्यूपाई कर ली, जो आपके पास ये मनी लेंडर्स थे, इनके पास चली गई, साहूकार जिनको बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अब इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो ये क्या हो गए, ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए कि यार इन्होंने तो हमारे साथ इतना टैक्सेस हमें लगा दिए, इतना नजराने हमें लगा दिए कि हम उसको पे नहीं कर पाए, जो हमारे पास छोटी मोटी लैंड थी वो भी चली, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब इसके बाद यहाँ पे दैट भी सिंपल सी बात करूं कि ये मनी लेंडर जो थे, अब एक न्यू सिस्टम, दैट मींस न्यू लैंडलॉर्ड जो थे ये इमर्ज हुए थे। अब इनके पास लैंड्स थी, न्यू लैंडलॉर्ड जो थे ये इमर्ज हुए थे। सेकंड यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडियन मार्केट थी, क्योंकि ब्रिटिशर क्या करने आए थे, इकोनॉमिक कॉज ही बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर आए थे यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई थी। तो अल्टीमेटली जब इंडिया 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 में ब्रिटिशर ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश की, और ब्रिटिशर जब इंडिया में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की, तो यहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी जब इंडिया में, अब जब देखो इंडिया में ब्रिटिश ने अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर ली, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट समझ रहे हो, दैट मीन्स कि जब हमने बैटल ऑफ बक्सर किया था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है स्टार्ट एस्टेब्लिश कर ली थी, पॉलिटिकली एस्टेब्लिश हो गए थे। दैट मीन्स अब ये वो क्या करने लगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने लगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब कि अब यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाई जा रही थी वो ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग बनाई जा रही थी। जब पॉलिटिकली एस्टेब्लिश हो गए, तो अल्टीमेटली ये अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए और नई नई पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। अब इन पॉलिसी में मेनली इन्होंने क्या किया,
जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी और इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे और इंडियन गुड्स पे क्या कर दिया, हाई टैक्सेस लगा दिए। इंडियन गुड्स पे क्या किया, हाई टैक्सेस इंपोज कर दिया। वहीं पे जो ब्रिटिश मर्चेंट्स के गुड थे वो क्या थे, टैक्स फ्री थे या फिर उन पे कम टैक्स लगता था। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, जो ब्रिटिश मर्चेंट के गुड्स थे ये आपके पास चीपर मिलने लगे, मार्केट में चीपर कॉस्ट में थे, और वहीं पे ये कौन से क्या हो गए, कॉस्टली हो गए। इवन एक और बात करें तो ब्रिटिश मर्चेंट के जो गुड्स थे देवर हैंडमेड, ये हैंडमेड सॉरी मशीन मेड थे, ब्रिटिश प्रोडक्ट मशीन मेड थे। तो अल्टीमेटली जब मशीन मेड थे तो अल्टीमेटली ये जो थी इनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा थी, प्रोडक्शन ज्यादा थी, इनको जो कॉस्ट पड़ रही थी इसकी प्रोडक्शन की वो कम थी एज कंपेयर टू, देखा जाए तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो हैंडमेड थे तो उसकी प्रोडक्शन कम थी, राइट, और टाइम कंज्यूमिंग थे। तो अल्टीमेटली अब कहीं ना कहीं ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होती गई मार्केट में। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे अब इनको कोई अल्टरनेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरफ स्विच करना पड़ा। कोई अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरफ स्विच करना पड़ा। दैट मीन्स इनको अपना जो है ये काम छोड़ना पड़ा, पुश्तैनी काम छोड़ना पड़ा और कोई और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरफ जो है इनको सोर्स की तरफ जो है वो लुकआउट करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। चलो अब देखो इसके बाद अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज में दैट मीन्स यहाँ पे आएंगी ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज, जिसमें मेनली हम दो पॉलिसीज आज डील करेंगे। एक आपके पास हम डील करेंगे सब्सिडरी अलायंस, एंड सेकंड हम डील करेंगे यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। जो आपके पास ये सब्सिडरी अलायंस जो थी, इस सब्सिडरी अलायंस को ये सब्सिडरी अलायंस जो एस्टेब्लिश की गई थी इसको एस्टेब्लिश किया था और इंट्रोड्यूस जो किया था बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने। ये जो आपके पास गवर्नर जनरल रहे थे 1798 टू 1805 में रहे थे। वहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इंट्रोड्यूस की गई थी बाय गवर्नर जनरल थे आपके पास लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है ये गवर्नर जनरल रहे हैं फ्रॉम 1848 टू 56, राइट। तो अब इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस के बारे में। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, अब आप खुद ही सोच लो कि सब्सिडरी अलायंस क्या बात कर रही है। सब्सिडरी का मतलब कि जो सब्सिडी दी जाती है। अब बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी अलायंस मतलब देखो सब्सिडी दी जाएगी, है ना। सब्सिडरी का मतलब सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, अलायंस मतलब किसी के साथ आप अलायंस करोगे तो यहाँ पे ना एक एग्रीमेंट साइन होता था। एक एग्रीमेंट साइन किया गया बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, किसके साथ, विद द प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उनके साथ किया गया। अब इसके थ्रू क्या बोला गया कि बोला सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे आपके पास इस अलायंस के थ्रू, अब हमारी जो आर्मी है दैट मीन अब ब्रिटिश ट्रूप जो है उनको स्टेशन किया जाएगा आपकी टेरिटरी में। ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन होगी कहां पे,
in the allied princely states. अलाइड प्रिंसली स्टेट की टेरिटरी में जो है ब्रिटिश ट्रूप जो है वो क्या होंगी, स्टेशन होंगी। ठीक है, अब जिसके अंडर, ठीक है, अब इसमें क्या बोला कि अब ये जो होगा, अब इस प्रिंसली स्टेट को क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स रूलर को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्सिडी देनी पड़ेगी। रूलर को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स ये जो आर्मी स्टेशन की है, ब्रिटिश ट्रूप जो स्टेशन हुए हैं, इनको सारा एक्सपेंसिस देना पड़ेगा, इनको सैलरी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि लॉर्ड वेल्सली ने बोला कि हम जो है एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो है, हम आपके पॉलिटिकल मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपके कोर्ट में इंटरवीन नहीं करेंगे, हम नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारी आर्मी जो है स्टेशन होगी आपके ट्रूप्स में, मतलब आपको अपनी आर्मी रखने की जरूरत नहीं है। बोला जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और इन रिटर्न में अब हम क्या करेंगे, आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इन रिटर्न में क्या किया जाएगा, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली हो। बोला अगर इंटरनली भी कोई आपके अगेंस्ट, आपके एम्पायर में, आपके स्टेट में कोई रिवोल्ट करेगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, उसको हम देखेंगे। और एक्सटर्नली अगर कोई इन्वेड करेगा तब भी हमारी आर्मी जो है उसके साथ डील करेगी, आपको बैटलफील्ड में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात इन्होंने सीधी सी बात बोली, राइट। हाँ जी। तो ये हुआ था आपके पास क्या, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखो सब्सिडरी अलायंस की बात करें तो यहाँ पे ये देखो सब्सिडरी अलायंस अगर बात करें ना, तो ये ब्रिटिशर ने ओरिजिन नहीं किया था इसको। सबसे पहले ये टर्म जो यूज करी गई थी, यहाँ पे सबसे पहले इसको जो यूज किया था, जो फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लिक्स, डुप्लिक्स ने जो है इसको यूज किया था, राइट। बट यहाँ पे बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी की, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, तो ये बात याद रखना, जो निजाम थे हैदराबाद के, द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, साइंड की थी, निजाम ऑफ हैदराबाद ने क्या किया था, साइंड की थी सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले। ठीक है, तो निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएंगे नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध ये जो साइन की गई थी इन 1798 में की गई थी। देन नवाब ऑफ अवध, ठीक है, तो मैसूर मतलब इसका कैपिटल होता था। तो नवाब ऑफ अवध ने जो ये मतलब मैसूर जो था वो सेकंड स्टेट बना था इन 1799 में। ठीक है, और नवाब ऑफ अवध ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था इन 1801 में, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो थी। तो ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद तो मतलब ये दो याद रखना, जैसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी आपके पास तो अवध के साथ भी इन्होंने क्या किया था, जैसे हम बात करें, हाँ अवध तो 1801 में, मराठास ने यहाँ पे साइन किया था इसको 1803 में। मराठा साइन दिस पॉलिसी इन 1803। तो इतनी बात यार। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की तरफ चलते हैं, जिसको हमने बात करी कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहे हैं फ्रॉम 1848 टू 1856 तक।
देखो, तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल नहीं थे, तो वो भी बात करेंगे कि कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे, राइट। अब देखो लॉर्ड डलहौजी की ये जो पॉलिसी थी, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देखो लैप्स का मतलब क्या होता है। लैप्स का मतलब कि यहाँ पे कोई भी आपके पास मीन्स कि यहाँ पे लिविंग नो इशू, नो इशू एज हायर, कि आपका कोई डिसेंडेंट नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी को, आपके थ्रोन को हायर करेगा, ठीक है, जो आपके मतलब प्रॉपर्टी का जो है लीगल बारिश होगा, राइट। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वो बात कर रहा है। तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की अगर बात करें तो इस पॉलिसी के थ्रू अब यहाँ पे क्या बोला लॉर्ड डलहौजी ने कि हमारा जो मेन एम रहेगा कि बोला अगर किसी भी रूलर की डेथ हो जाती है, किसी भी रूलर की डेथ हो जाती है और अगर कोई उसका लीगल हायर नहीं है, लीगल हायर समझते हो, मतलब जो उसका खुद का बेटा होगा, अगर उसका लीगल हायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके स्टेट को क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो उसके स्टेट को क्या कर लेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे। वो किसके प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएगा, वो स्टेट ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बोला कि हो सकता है वो जो रूलर है जिसकी डेथ होगी उसका कोई लीगल हायर नहीं है, बट हो सकता है कि उसका कोई अडॉप्टेड सन हो। तो बोला अडॉप्टेड सन जो है उसको हम राजा कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम उसका मतलब कि नेक्स्ट हायर जो है या फिर नेक्स्ट रूलर कंसीडर नहीं करेंगे, बट हाँ उस अडॉप्टेड सन को हम उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका लीगल हायर जरूर कंसीडर कर लेंगे, उसका हायर जो है जरूर कंसीडर कर लेंगे, बट उसको फिर से हम राजा या फिर मतलब महाराजा जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। हाँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी कि रूलर की डेथ के बाद अगर उसका लीगल हायर नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे ब्रिटिशर जो है अब डिसाइड करेंगे कि उसके अडॉप्टेड सन को, जो उसका अडॉप्टेड सन है उसको ही वहां का राजा बनाना है या फिर स्टेट को एनेक्स करना है। वो कौन डिसाइड करेगा, ब्रिटिशर डिसाइड करेंगे अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राइट। फिर जब देखो ये सबसे पहले बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले भी लॉर्ड डलहौजी ने यूज नहीं करी थी। लॉर्ड डलहौजी की जगह सबसे पहले ये जो यूज की गई थी महाराजा रणजीत सिंह ने यूज करी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, अपनी कुछ फ्यूडेटरीज को एनेक्स किया था अंडर दिस मतलब ऑन द अकाउंट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर, ठीक है। लैप्स के अंडर जो है महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर लिया था, मतलब उन फ्यूडेटरीज को क्या कर लिया था, अनेक्स कर लिया था। मतलब समझ गए ना कि यहाँ पे अगर रूलर का कोई लीगल हायर नहीं है, ठीक है, तो उसका सीधी सी बात है कि वो किसके कंट्रोल में चली जाएगी, ब्रिटिश के कंट्रोल में चली जाएगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये बात कर रहा था, राइट। अब देखो अब इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर सबसे पहले जो एनेक्स किया गया वो सतारा को एनेक्स किया गया, वो किया गया इन 1848 में। देन आपके पास संबलपुर इन 1850, देन झांसी इन 1853, नागपुर 1853, जयपुर 1859, सॉरी जयपुर 1859, 1849 है, 59 में तो था ही नहीं। एंड हाँ ठीक है, तो ये थे एक आगे आपके पास आ गया भगत इन 1850, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद एक और रीजन को नेक्स्ट किया गया जिसका नाम था अवध, ठीक है। अब अवध और जिसको आप ओध भी बोलते हो, नवाब ऑफ अवध था या फिर ओध था। अब यहाँ पे अवध को इन्होंने क्या किया, अनेक्स किया
कब किया? इन 1856 में। अवध को कौन एनेक्स करेगा? लॉर्ड डलहौजी ही एनेक्स करेगा, ठीक है, 1856 में। अब यहाँ पे उस टाइम पे अवध का जो रूलर था उसकी डेथ नहीं हुई, उसका नाम था, अवध का रूलर को क्या बोलते थे? नवाब, नवाब वाजिद अली शाह, ये रूलर थे। अब यहाँ पे क्या देखो, इन्होंने जब इसको अनेक्स किया ना, तो इसके पीछे इन्होंने क्या रीजन दिया? इन्होंने बोला कि लॉर्ड डलहौजी ने बोला कि ये जो नवाब वाजिद अली शाह है ना, ये मतलब मिस गवर्नमेंट कर रहा है, ये एक अच्छा रूलर नहीं है। बोला ये रूल नहीं कर रहा है, ये लोगों को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, इससे लोग खुश नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डिपोज कर रहा हूँ इसकी पावर से, मतलब इसको नवाबशिप से हटा रहा हूँ, और अवध को क्या कर रहा हूँ? अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर ले रहा हूँ, ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ले रहा हूँ। राइट? हाँ जी सर। अब जैसे इसने नवाब ऑफ अवध को क्या किया? डिपोज किया उसकी पावर से। और यहाँ पे क्या हो गया? बहुत से ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो इसके मतलब ब्रिटिश सोल्जर जो थे अब ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए। ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट क्यों हुए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो अवध रीजन से बिलोंग करते थे। अब ये सोल्जर्स लगे बोलने कि यार एक तो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हम अपने ही लोगों को मतलब इंडियंस को ही क्या कर रहे हैं? इंडियन स्टेट्स को तुम्हारे लिए कैप्चर कर रहे हैं, जो बात नहीं मान रहा। हम तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है, और तुम हमारे ही रीजन को क्या कर रहे हो? हमारी ही मातृभूमि को तुम अपने कंट्रोल में ले रहे हो, हमारे लोगों से छीन रहे हो। बोले ये तुम गलत कर रहे हो। तो इसकी वजह से क्या हो गया? जो बहुत से ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो किसके अगेंस्ट हो गए? ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधी सी बात क्या हुई? अब इन्होंने क्या किया? मतलब ये एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से जो थे सिपाही जो थे वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए, और ये एक फैक्टर बनेगा बाद में ब्रिटिश रिवोल्ट 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है, अब वहीं पे देखो इसके बाद नेक्स्ट कॉज क्या हुआ इसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर। अब देखो नाना साहेब एक थे आपके पास, नाना साहेब मराठास थे। ये एक्चुअल में ही वॉज एन अडॉप्टेड सन। अडॉप्टेड सन थे किसके? जो आपके पास लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू। बाजीराव टू के क्या थे? अडॉप्टेड सन थे। कौन? नाना साहेब। अब ब्रिटिशर ने क्या किया था? क्योंकि मराठास के साथ भी इनकी सब्सिडरी अलायंस थी, तो ब्रिटिशर ने क्या किया? जैसे बाजीराव टू को ये क्या देते थे? पेंशन देते थे। इनकी फैमिली रहती थी कहां पे? पुणे में। राइट? अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, जैसे ही बाजीराव टू की डेथ होगी, अब बाजीराव टू की डेथ हुई तो इन्होंने नाना साहेब को क्या बोला कि अब हम क्या करेंगे? नाना साहेब को सीधी सी बात कर दी कि बोला जो पेंशन हम तुम्हारे फादर को देते थे वो अब तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम उसके हकदार नहीं हो। राइट? क्योंकि यहाँ पे हमने सीधी सी बात बोली कि वो ब्रिटिशर डिसाइड करेंगे कि उसका जो अडॉप्टेड सन है उसको लीगल हायर कंसीडर करना है, नहीं करना है, कि उसको उसका सिर्फ प्रॉपर्टी राइट दे सकते हैं, बाकी जो प्रिविलेजेस रूलर को मिलती थी वो नहीं मिलेगी। सीधी सी बात इन्होंने बोली थी। तो यहाँ पे नाना साहब को इन्होंने रेफ्यूज कर दिया कि बोला हम आपको पेंशन जो आपके फादर को बाजीराव टू को दी जाती थी वो आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये क्या थे? अडॉप्टेड सन थे। और साथ ही साथ में क्या बोला कि बोला तुम्हारी फैमिली पुणे में रहती है बट हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे पुणे में रहने के लिए। ठीक है, अब तुम्हें कहाँ रहना होगा? तुम्हें मतलब ये लास्ट में फिर कहाँ पे रिसाइड किया था? कानपुर में रह रहे थे। तो ये बात भी हुई जिसकी वजह से एक रिवोल्ट का फैक्टर ये भी बनेगा। क्लियर? अब एक बात करते हैं किसकी? झांसी की, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते। अब देखो झांसी को अनेक्स किया इन्होंने अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1853 के। ठीक है, अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, अब इसको क्यों किया गया? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो इनका एक बेटा था दामोदर राव। ठीक है,
रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव जो राजा थे कहाँ के, झांसी के। अब इनके क्या हुआ था, दोनों के एक बेटा हुआ था जिसका नाम था दामोदर राव। ठीक है, ये 1851 में बॉर्न हुआ था। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद, ठीक है, मतलब और वी कैन से कि विद इन 4 मंथ में ही इसकी डेथ होगी। जैसे ये बॉर्न हुआ 4 मंथ्स में ही इनकी डेथ होगी। तो अल्टीमेटली अब क्या करेंगे, इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक सन जो है वो अडॉप्ट किया। जो इनका रियल सन था उसकी डेथ होगी 4 महीने के बाद ही। ठीक है, जैसे बॉर्न हुआ विद इन 4 मंथ जो है उसकी डेथ होगी दामोदर राव की। फिर इन्होंने एक सन जो है वो अडॉप्ट किया जिसका नाम रखा इन्होंने आनंद राव। अब क्या हुआ, जैसे ही गंगाधर राव की मतलब तबीयत खराब हुई, सेहत थोड़ी सी बिगड़ गई, तो इनकी डेथ होगी। और जैसे ही गंगाधर राव की डेथ हुई तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेफ्यूज कर दिया कि बोला हम नहीं मानते कि आनंद राव जो है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा झांसी का। मतलब हम सिर्फ इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी पे राइट दे देंगे, बट राजा जो है हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली अब ब्रिटिशर ने भी क्या कर लिया, गंगाधर राव की डेथ के बाद अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स झांसी को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, अनेक्स कर लिया अपने अंडर। ठीक है, अपने कंट्रोल में ले लिया। राइट, हाँ जी। ये बात हुई। इसके बाद अब बात करते हैं सोशल कॉज की। अब सोशल कॉज की बात करते हैं और वी कैन से कि जब यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 में, मतलब जब रिवोल्ट हुआ उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग वाज दी गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल थे। अब इनके टाइम पे एक एक्ट आया जिस एक्ट को नाम दिया गया जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। अब भाई ये एक्ट क्या बोल रहा था, 1856 में ये एक्ट आया। अब इस एक्ट के थ्रू सीधी सी बात बोल दी गई कि बोला अब ब्रिटिश आर्मी में जो भी नई रिक्रूटमेंट होगी, जो भी न्यू रिक्रूट किया जाएगा, उसको कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है। सर्व एनीवेयर इन द कंट्री इवन ओवरसीज, इंक्लूडिंग ओवरसीज। ओवरसीज समझते हो, मतलब अगर इनको जरूरत होगी तो ये ब्रिटेन में भी उनको रिक्रूट कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी रिक्रूट कर सकते हैं, फ्रांस में रिक्रूट कर, मतलब जहां पे भी ब्रिटिश की टेरिटरी होगी वहां पे उनको रिक्रूट किया जा सकता है। उनको सर्विसेज अपनी पे करनी पड़ेगी। राइट, हाँ जी। अब देखो, अब उस टाइम पे ये जो लोग थे ना, थोड़ा सा हिंदू बिलीव था इनका। तो यहाँ पे इस एक्ट की वजह से ये जो नई पॉलिसीज आई, लोग हो गए इनसे खफा। खफा क्यों हुए, क्योंकि देखो ये लोग क्या मानते थे उस टाइम के लोग, कि अगर हम सी को क्रॉस कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी को जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, लॉस्ट कर जाएंगे अपना रिलीजन, अपना धर्म को जो है, हमारा धर्म जो है वो हमसे छीना जाएगा। दैट मीन्स हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। कि बोला दैट मीन्स ये देखो, ये जो अवध और ईस्टर्न इंडिया के जो लोग थे, ये बोलते थे कि अगर हमें पंजाब एंड सिंध में भी ये मना करते थे सर्व करने के लिए। बोलते थे कि इससे क्या होता है, हमारा रिलीजन जो है लॉस्ट हो जाता है। जैसे हम किसी को क्रॉस करते हैं तो हमारा जो रिलीजन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये उनका बिलीव था उस टाइप का, ये लोग वहां पे बोलते थे। बोलते और आप तो बोल रहे हो कि ओवरसीज में हमें करना है, हमें तो सी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो इससे तो हम अपने रिलीजन को ही खो जाएंगे। राइट, एक बात तो ये बोल दी। सेकंड इन्होंने क्या बोला, सेकंड इन्होंने बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर आप बोलोगे पंजाब में या फिर सिंध में सर्व करना है हम कर जाएंगे,
बट बोला आपको क्या करना पड़ेगा, सेम सैलरी अलाउंसेस जो है हमें देनी पड़ेंगी, कि जो आप सैलरी अलाउंसेस जो है हमें कम देते हो, किन किन के रिगार्डिंग में, दैट मीन्स एक ब्रिटिश सोल्जर था और एक इंडियन सोल्जर था, ठीक है। अगर दोनों सेम रैंक पे थे तब भी इनके साथ इन पे में क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहीं पे अलाउंसेस जो थे ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा मिलते थे, इंडियन सोल्जर्स को ना के बराबर ही मिलते थे। एक बात तो ये थी, मिलते भी थे ना के बराबर ही मिलते थे, राइट। और साथ में इन्होंने क्या बोला कि बोला आप जो इंडियन सोल्जर्स को जब इनकी प्रमोशन करते हो तो आप जो है यहाँ पे इनकी जो है रैंक जो है, ठीक है, सूबेदार के रैंक से ज्यादा, सूबेदार से ज्यादा प्रमोट नहीं करते। ऐसा क्यों भाई, आपको सूबेदार से ज्यादा प्रमोट हमें करना पड़ेगा, हमें हायर रैंक पे भी आपको प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये डिमांड भी इन्होंने रखी। दैट मीन्स ये भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे, सोल्जर जो थे ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गए थे, राइट। अब देखो जो मेन रीजन जो बना, जो इमीडिएट कॉज बना था रिवोल्ट का, वो आपके पास बना था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। अब यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया, अपनी आर्मी में एक एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस करी। अब ये जो एनफील्ड राइफल थी ना, इसका जो कार्ट्रिज था, मतलब इसमें जो बुलेट डलेगी, ये होता है पूरा कार्ट्रिज, ये ऊपर लगी होती है आपकी बुलेट। अब ये जो कार्ट्रिज था ना, ये कार्ट्रिज जो था आपके पास पिग और काऊ के फैट से बना हुआ था, पिग एंड काऊ के फैट से बना हुआ था। अब अगर बात करें इन सनातन धर्म में, काऊ को हम क्या मानते हैं, एक रिलीजियस सेक्रेट, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम बोलते हैं काऊ जो है हमारी माता है। वहीं पे पिग जो है इन मुस्लिम रिलीजन में अगर बात करें तो मुस्लिम रिलीजन में इसको कंसीडर किया जाता है टैबू, मतलब मुस्लिम रिलीजन के लोग पिग को देखना भी पसंद नहीं करते। अब इसका जो कार्ट्रिज था, दैट मीन जब इन्होंने बुलेट उसमें लोड करनी थी तो उसको जो है उसके कार्ट्रिज को इनको मुंह से काटना पड़ना था, तो अल्टीमेटली इन्होंने अब रिफ्यूज कर दिया। ये मेन जो रीजन बना था यही बना था, एनफील्ड राइफल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी किसमें, आपके पास जो आपके पास आर्मी में जो एनफील्ड राइफल इन्होंने इंट्रोड्यूस करी। तो एक रीजन ये बना जिसकी वजह से क्या हो गए, सिपाही जो थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए इनसे, किनसे, ब्रिटिश अथॉरिटी से। तो यहाँ पे देखो अब यहीं पे मेन रीजन बनेगा कि रिवोल्ट जो है आपके पास स्टार्ट होगा। अब रिवोल्ट जब स्टार्ट होगा तो रिवोल्ट जो आपके पास स्टार्ट होगा वो होगा मेरठ में, ठीक है, मेरठ में 10 मई 1857 को, 1857 को जो है आपके पास क्या होगा, मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट होगा। बट चलते हैं कैसे स्टार्ट हुआ, देखो इससे पहले क्या था, मंगल पांडे आपने नाम सुना होगा, मंगल पांडे जो आपके पास 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th नेटिव इन्फेंट्री जिस बटालियन से ये बिलोंग करते थे, इनको क्या कर दिया गया था, अपने ऑफिशियल्स को मारने के चार्जेस पे ऑन 24th, सॉरी नॉट ऑन 24th, ऑन 29th ऑफ मार्च को 1857 को, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया था, मतलब हैंग कर दिया गया था, मार दिया गया था।
ठीक है, किसको मार दिया गया था? मंगल पांडे को। इसके बाद ये तो बात कर दी हमने 24 मार्च की। इसके बाद बात कर रहे हैं 24 अप्रैल की। 1857 की बात ही कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड नेटिव कैवलरी के नेटिव कैवलरी, यहाँ पे 90 सोल्जर्स थे जिन्होंने क्या कर दिया, रेफ्यूज कर दिया एनफील्ड राइफल को यूज करने से। ठीक है, एनफील्ड राइफल को यूज करने से जिन्होंने मना कर दिया। तो अब देखो इन 90 में से क्या किया गया, 85 को डिसमिस कर दिया गया और उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। दैट मींस 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट इनको दे दी गई। और रह गए 5 को क्या किया गया आपके पास जो है, यहाँ पे उनको क्या कर दिया गया, 5 को मार दिया गया, किल्ड कर दिया गया, इनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे ये हुआ दैट मींस 85 को क्या किया इन्होंने, 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट दे दी। अब जब 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट इनको दी और ये 5 सोल्जर्स को जब इन्होंने मार दिया, तो इनके जो कलीग थे, साथ के जो सोल्जर्स थे, वो हो गए गुस्सा। और इन्होंने क्या किया, यहीं से फिर क्या हो गया, थ्रू आउट मेरठ के सोल्जर्स में एक क्या हो गया, एक बदले की भावना जो है ना वो उत्पन्न होगी। राइट, तो अब इन्होंने क्या किया, 10 में ये बात, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ ये कब हुआ, ये हुआ आपके पास बाद में इनको जो डिसमिस किया गया और इनको जो हैंग किया गया वो किया गया 9 मई को। ठीक है, और जैसे ही ये सारा हुआ, इनको इम्प्रिजन किया गया 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट। तो मेरठ में जो और इनके साथ के नेटिव सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिशियल्स को मारा, ऑफिशियल्स को मारा। और जो ये आपके पास इनके सोल्जर्स को इम्प्रिजन किया था, जो इम्प्रिजन्ड सोल्जर्स थे, उनको क्या किया, रिलीज करवाया। और यहीं से क्या हो गया आपके पास, आउटब्रेक हो गया सिपाही म्यूटनी का। दैट मींस अब यहीं से जैसे इन्होंने रिलीज करवाया अपने साथ के सोल्जर्स को जो इम्प्रिजन थे, और यहाँ से आउटब्रेक हो गया रिवोल्ट का। दैट मींस अब इन्होंने बैनर ऑफ द रिवोल्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। कि यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट स्टार्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के। राइट, अब देखो जैसे इन्होंने रिलीज किया और यहाँ पे इन्होंने रिवोल्ट का मतलब सीधी सी बात बोल दी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवोल्ट अनाउंस कर दिया कि अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश अथॉरिटी के केस जो है ये हमारा रिवोल्ट रहेगा। तो अब ये जो सोल्जर्स जो थे कहां पे, मेरठ से, अब ये सोल्जर जो है वो मेरठ से कहां की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मार्च करना स्टार्ट कर देंगे दिल्ली की तरफ। तो इन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ये दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचेंगे तो बहुत से लोकल सोल्जर्स ने भी क्या किया, इन सोल्जर्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। लोकल सोल्जर्स भी इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। राइट, और जैसे ही ये मतलब इन्होंने जैसे दिल्ली में अराइव हुए, ये जाके मिलेंगे किससे जाके मिलेंगे, मुगल एम्परर से जाके मिलेंगे। दिल्ली में ये मुगल एम्परर से जाके मिलेंगे। उस टाइम पे ये मुगल एम्परर जो था वो बूढ़ा हो चुका था, जिसका नाम था बहादुर शाह टू। और उसको ऐसे ऐसे अपनी सारी बात बताएगी कि सर हमने एम्परर जी, बादशाह जी, हमने ऐसा किया, हमने अपने ऑफिशियल्स को मारा और हम ऑफिशियल्स को मार के दिल्ली में आ गया आपके पास। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, आपको अपना एम्परर ऑफ इंडिया जो है कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स इन्होंने डिक्लेयर कर दिया बहादुर शाह टू को एज अ एम्परर ऑफ इंडिया, और साथ में द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। कि एक्चुअल में लीडर जो है रिवोल्ट का वो कौन है, कि किसके नाम पे रिवोल्ट किया जाएगा, तो बहादुर शाह टू के नाम पे जो है वो रिवोल्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब जो सेंटर ऑफ द रिवोल्ट जो बन चुका था वो कौन बन चुका था, दिल्ली बिकेम द सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। दिल्ली जो है वो सेंटर ऑफ द रिवोल्ट जो है वो बन चुका था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मेन प्लेसेस
जो थे रिवोल्ट के, और वहां पे कौन सा लीडर जो था उसके साथ एसोसिएटेड था। सबसे पहले हमने बात करी दिल्ली, हाँ जी, जहां पे लीडर थे कौन, बहादुर शाह टू, 2, राइट। इसके हाँ जी, बाद सेकंड हम बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ भी सेंटर रहा है रिवोल्ट का। लखनऊ में जो आपके पास लीडर थी वो थी बेगम हजरत महल। एक एक बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। बेगम हजरत महल। थर्ड आपके पास थे यहाँ पे कानपुर। कानपुर में आपको पता है कौन थे, हमने पहले भी बात करी, नाना साहेब, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपके पास आएगा झांसी और ग्वालियर। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। बरेली में आपके पास खान बहादुर खान, ठीक है। इलाहाबाद हाँ जी, एंड बनारस में मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। और फिर आपके पास रह गया अरा इन बिहार। बिहार में कौन सा रीजन था, अरा। यहाँ पे थे कन्वर सिंह। ठीक है। अब देखो हाँ जी, दिल्ली की बात करते हैं। अब देखो दिल्ली में हमने बोला कि दिल्ली में जो लीडर थे बहादुर शाह टू, देखो ये नॉमिनल लीडर तो थे, बट एक्चुअल में दिल्ली में जो सेंटर ऑफ जब रिवोल्ट बना दिल्ली, तो यहाँ पे मेन लीडरशिप जो थी वो किसके पास थी, ये जो आपके पास खान बहादुर खान था, जिसको आप बख्त खान के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये भाई साहब ने क्या किया, बरेली में जब रिवोल्ट किया तो अपनी ट्रूप्स को लेके कहां पे आ गया, दिल्ली में आ गया, और फिर दिल्ली में क्या किया इसने, लीडरशिप जो है एज्यूम कर ली रिवोल्ट की। तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल में लीडर था वो कौन था, बख्त खान था। बट हाँ, रिवोल्ट किसके नाम पे किया जा रहा था, बहादुर शाह टू के नाम पे किया जा रहा था, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कानपुर में। चलो लखनऊ की बात करते हैं। अब सेकंड आ गया लखनऊ। अब लखनऊ की बात सुनते हैं कि लखनऊ में हमने बोला कि बेगम हजरत महल वो क्या कर रही थी, रिवोल्ट को लीड कर रही थी। अब बेगम हजरत महल ये कहाँ की बेगम थी, ये बेगम थी मेरे भाई अवध की, बेगम, ठीक है। ये बेगम थी अवध की। अब हमने बात करी थी कि अवध के नवाब को क्या किया था, बाजिद अली शाह को डिपोज किया था पावर से, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, और उसको अनेक्स कर लिया था अवध को। तो यहाँ पे ये बेगम हजरत महल भाई साहब, उस मैडम ने क्या किया, इस मैडम ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट। क्यों किया, अब ये मैडम क्या बोल रही थी कि बोला ठीक है मेरा हस्बैंड है, अगर वो अनकैपेबल रूलर है, अगर आप मानते हो कि ठीक है वो कैपेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, बट वहां पे मेरा लीगल हायर तो है, मेरा लीगल बेटा तो है, मैंने कोई अडॉप्ट नहीं किया बेटा, जिसका नाम था आपके पास बिरजिस कादिर। बोला मेरा ये लीगल बेटा है, आप इसको क्या कर दो, नवाब बना दो अवध का। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इसने लीड किया था रिवोल्ट को इन लखनऊ में, राइट। ये बात क्लियर हुई। अब बात हाँ जी करते सर, हैं कानपुर में। कानपुर में नाना साहेब की हमने पहले बात करी कि ये किसके बेटे थे, लास्ट पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, इनको रेफ्यूज कर दिया।
कि हम आपको क्या नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली अब बाजीराव टू ने क्या किया, कानपुर में रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट। अब नाना साहेब को जो यहाँ पे कानपुर में असिस्ट कर रहे थे, इनके दो सर्वेंट थे। एक थे आपके पास तात्या टोपे, एंड सेकंड थे आपके पास अजीमुल्ला खान। तात्या टोपे जो थे ये गुरिल्ला वारफेयर के लिए फेमस थे, राइट। और अजीमुल्ला खान जो थे ये भाई साहब पॉलिटिकल प्रोपागेंडा के लिए फेमस थे। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया, इतना बात क्लियर हुआ। अब आज झांसी एंड ग्वालियर पे ये यहाँ पे कौन लीड कर रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। ये हमने पहले भी बात करी थी, क्योंकि जैसे झांसी को इन्होंने कैप्चर किया इन 1853 में, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या कर लिया था, रिवोल्ट पे जो है, मतलब उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। झांसी में जो रिवोल्ट किया था वो किसने किया था, ग्वालियर में वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने विद द हेल्प ऑफ तांत्या टोपे, एक्चुअल में तांत्या टोपे और इसके फादर रानी लक्ष्मीबाई के फादर दोनों क्या थे, बाजीराव टू के कोर्ट में काम करते थे। ठीक है, बाजीराव टू के कोर्ट में काम करते थे, तो मतलब ये लक्ष्मीबाई जो थी तांत्या टोपे को चाचा के बोलती थी, अपना अंकल बोलती थी, राइट। तो जैसे तांत्या टोपे ने पहले असिस्ट किए कानपुर में किसको, नाना साहेब को, फिर नाना साहेब के बाद इन्होंने असिस्ट किया रानी लक्ष्मीबाई को, और रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे की हेल्प से क्या किया था, ग्वालियर को कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये बात हुई थी। खान बहादुर की हमने बात करी है, बरेली में इन्होंने रिवोल्ट को मतलब लीड किया, और बाद में ये कहां पे आ गए, दिल्ली में आ गए। अब यहाँ पे बात करते हैं कन्वर सिंह की। कन्वर सिंह जो आपके पास ये जमींदार थे जगदीशपुर एरिया के, ठीक है, अरा इन बिहार में। ठीक है, जो मेन मतलब बिहार के जो मेन लीडर ये एमर्ज हुए थे। ये याद रखना कि बिहार के ये कन्वर सिंह क्या थे, एक जमींदार थे, राइट। और यहाँ पे अब बात करते हैं इनकी इलाहाबाद की। ठीक है, तो यहाँ पे जो थे ये मौलवी भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट को लीड किया था, राइट। अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे सप्रेस हुआ। अब सबसे पहले अब दिल्ली की बात करते, इतनी बात क्लियर हुई, ये याद रखना कि कौन कौन सा लीडर कहां पे था, उसके बाद अब कौन उसको सप्रेस करेगा। अब बात करते हैं सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले कैप्चर किया ब्रिटिशर ने, मतलब सप्रेस किया रिवोल्ट को ऑन 20 सितंबर 1857 को। रिवोल्ट जो था वो दिल्ली में सप्रेस हो गया था। ठीक है, अब दिल्ली में लीडर कौन थे, बहादुर शाह टू। अब ब्रिटिशर ने क्या किया, मुगल एम्परर बहादुर शाह टू को अपनी इंप्रिजनमेंट में लिया और उनको कहां पे भेज दिया, आपके पास रंगून में भेज दिया, रंगून में। अब रंगून में, ठीक है, जहां पे इनकी डेथ हो गई थी कुछ टाइम के बाद, दैट मींस इन 1862 में, जहां पे इनकी डेथ होगी। रंगून कहां पे है आपके पास, म्यांमार में, बर्मा में। ठीक है, आज की डेट में इसको यंगून के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये बात हुई। बहादुर शाह टू को क्या किया इन्होंने, इम्प्रिजनमेंट पे लिया, रंगून में भेज दिया, और वहां पे इनकी डेथ होगी 1862 में। और वहीं पे जो बहादुर शाह के बेटे थे, दो बेटे थे, उन दोनों को क्या कर दिया गया था, शरेआम गोली मार दी गई थी, शॉट डेड कर दिया गया था, जब इन्होंने दिल्ली में रिवोल्ट को कैप्चर किया। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद सेकंड चलते हैं लखनऊ की तरफ। हाँ, बट यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी याद रखना, दिल्ली को जब कैप्चर किया ब्रिटिशर ने, सप्रेस किया रिवोल्ट में, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे आपके पास जॉन निकलसन
एंड हडसन, 2 ऑफिसर थे, जॉन निकलसन एंड हडसन। अब बात करते हैं लखनऊ में। अब लखनऊ में कौन लीड कर रहा था? बेगम हजरत महल। ठीक है, अब बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में क्या कर रही थी? लीड कर रही थी। ठीक है, अब जैसे ही अब यहाँ पे लखनऊ में ब्रिटिश आएंगे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, जिसमें मेनली हैवलॉक, कुछ ऑफिशियल्स थे, हैवलॉक थे, आउटरम थे, राइट, जेम्स नील थे, कैम्पबेल थे। बट यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बेगम हजरत महल जैसे ब्रिटिशर इस रिवोल्ट को सप्रेस करेंगे, शी मैनेज टू एस्केप, और ये कहाँ पे भाग गई थी? एस्केप टू नेपाल, ये नेपाल भाग गई थी, राइट। मतलब ब्रिटिशर के कैप्चर में नहीं आई थी, ये नेपाल जो है वो नेपाल में भाग गई, राइट। हाँ जी। इसके बाद चलते हैं किसकी तरफ? कानपुर की तरफ। अब कानपुर में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट को? कौन थे? नाना साहेब। अब नाना साहेब भाई साहब भी कहाँ भाग गए थे? नेपाल। तो ये बात याद रखना, सिर्फ नाना साहेब और बेगम हजरत महल ये दोनों थे, और ये एचएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाना साहेब और आपके पास बेगम हजरत महल ये दोनों कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये कानपुर को जो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, कैम्पबेल एंड हैवलॉक। अब देखो, जब ये नेपाल भागे तो अल्टीमेटली इनके ऑफिसर्स भी तो होंगे तांत्या टोपे। अब ये भाई साहब ना, तांत्या टोपे ने क्या किया था? ही वेंट टू सेंट्रल इंडिया, ये एस्केप हो गए थे सेंट्रल इंडिया के जंगलों में। तो ये सेंट्रल इंडिया के जंगलों में ही काफी टाइम तक रहे, क्योंकि मैंने बोला तांत्या टोपे जो थे वो एक्सपर्ट थे गुरिल्ला वॉरफेयर में। तो ब्रिटिश ने बहुत ट्राई करी इनको कैप्चर करने के लिए, बट 1859 तक ये गुरिल्ला वॉरफेयर वहां पे करते रहे और अपने आप को प्रोटेक्ट रखते रहे। बट हुआ क्या, इनके एक फ्रेंड थे, इनके तांत्या टोपे के एक फ्रेंड थे, ये एक जमींदार फ्रेंड था जिसका नाम था मान सिंह। अब ये मान सिंह पे इन्होंने भरोसा किया, इनका ट्रस्ट था क्योंकि इनका फ्रेंड था। मान सिंह ने क्या कर दिया? इनको धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। बिट्रे कैसे किया? इन्होंने क्या कर दिया कि बोलते हैं सू दे दी। सू दे दी किसको? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, इनकी, कि इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पूरा बता दिया कि ये भाई साहब मान सिंह ने बोल दिया कि तांत्या टोपे जो होंगे सेंट्रल इंडिया के इस जंगल के इस पार्ट में यहाँ पे आपको मिलेंगे। और फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स आएंगे, और जब ये तांत्या टोपे भाई साहब जो थे वो सोए हुए थे, और तब इनको क्या करेंगे? तांत्या टोपे को कैप्चर करेंगे। मतलब जब ये जाग रहे थे ना, इनको पता है कि अगर ये जाग रहे होंगे तो हम इनको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो जब ये सोए हुए थे उस टाइम पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया? इनको कैप्चर कर लिया, और उसके बाद जो है इनको हैंग कर दिया गया ऑन 15 अप्रैल 1859। ठीक है, 15 अप्रैल 1859 को फिर क्या कर दिया गया? तांत्या टोपे को हैंग कर दिया गया। ठीक है, लखनऊ भी हो गया हमारे पास। इसके बाद तो मेनली यही थे आपके पास। ठीक है, फिर ये आपके पास मतलब धीरे धीरे जितने भी रिवोल्ट के सेंटर्स थे सबको ब्रिटिशर ने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया, राइट। चलो, हाँ, अब देखो कॉजेज ऑफ फेलियर की बात करते हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर, क्या कॉज रहे होंगे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल हुआ? सबसे पहली बात कि जो जिन रीजन में ये स्प्रेड हुआ, अगर हम बात करेंगे देखें तो ये जो मेनली जो स्प्रेड हुआ था, ये आपके पास स्प्रेड हुआ था ओनली इन सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में स्प्रेड हुआ। इवन अगर बात करें
तो साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुआ, ठीक है, साउथ इंडिया हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया था वहां पे भी ये क्या नहीं हुआ, रिवोल्ट स्प्रेड नहीं हुआ। इवन बहुत से ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास सिंधिया थे ग्वालियर के, इन्होंने ब्रिटिशर को सपोर्ट किया, ठीक है। आपके पास निजाम ऑफ हैदराबाद ने सपोर्ट किया, महाराजा ऑफ पटियाला ने किसको सपोर्ट किया, आपके पास ये आपके पास किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। इवन यहाँ पे बात करें महाराजा ऑफ कश्मीर, दे आल्सो सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात बोले कि नॉट मोर देन, कि अगर बात करें तो 1% से ज्यादा, मतलब 1% भी नहीं था कि इंडियन चीफ ने क्या किया हो, इस 1857 रिवोल्ट को ज्वाइन किया। मतलब 1% से भी कम परसेंटेज थी इंडियन चीफ की जिन्होंने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया, राइट। सेकंड मेन रीजन क्या रहा कि इस रिवोल्ट में जो आपके पास मनी लैंडर्स थे एंड जो आपके पास जमींदार थे, इन्होंने भी किसको सपोर्ट किया, दे आल्सो सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, क्योंकि यहाँ पे मनी लैंडर्स को तो प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, जमींदार को प्रॉफिट हो रहा था ब्रिटिशर की वजह से, तो इन्होंने भी ब्रिटिशर को सपोर्ट किया इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके पास मॉडर्न उस टाइम पे एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया रिवोल्ट को। अब सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भाई साहब क्या बोल रहे थे, ये मतलब बात कर रहे थे कि अगर हमारे इंडिया से बैकवर्डनेस कोई दूर करेगा तो वो कौन करेगा, ब्रिटिशर करेंगे। तो बोला हम जो है यहाँ पे इस रिवोल्ट में जो है अपने लीडर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर ही हमारे पास एक होप है जिसकी वजह से जो है बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री जो होगी वो एंड होगी, ठीक है, और इंडिया में क्या आएगा, कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आएगा। तो ये बात ये लोग बोल रहे थे। बट यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो इंडियन के जो एजुकेटेड इंडियंस थे, इन्होंने क्या रियलाइज किया कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा कि ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, हमारी बैकवर्डनेस को दूर नहीं कर रहे, मतलब हमें और अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को यूज करके, राइट। ये बात है। और यही पे हाँ एक और बात याद रखना, ये जो हम बात कर रहे थे ना रानी लक्ष्मीबाई की भी याद रख लेना कि रानी लक्ष्मीबाई की जो होगी थी डेथ होगी थी इन दी बैटल फील्ड में, कब हुई थी, 17 जून 1858 को। 1858 को कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। अब ग्वालियर में कौन से रीजन पे हुई थी, कौन से प्लेस पे हुई थी, कोटा की सराय, राइट, कोटा की सराय ग्वालियर। तो ये बात भी याद रख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हिस्टोरियंस ने क्या क्या यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस ने किस नाम से डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बीडी सरवारकर की, जिनको वीर सरवारकर के नाम से भी जाना जाता है। वीर सरवारकर भाई साहब ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को किस नाम से रेफर किया, एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वहीं पे आरसी मजूमदार भाई साहब ने इन्होंने इसको ना तो इन्होंने इसको सीधी सी बात बोली, रिवोल्ट वाज नीदर, आरसी मजूमदार ने क्या बोला, रिवोल्ट वाज नीदर द फर्स्ट nor was it national nor was it war of independence।
राइट। वहीं पे सतेंद्र नाथ सेन भाई साहब ने क्या बात करी, ही सेड दिस रिवोल्ट एज अ सिपाही म्यूटनी। सतेंद्र नाथ सेन ने इसको सिपाही म्यूटनी के नाम से बोला। वहीं पे ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने फॉर एग्जांपल रीस ने इसको बोला वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। 1857 रिवोल्ट को मेंशन किया गया वॉर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। वहीं पे आउटरम ने बात करी, इसको बोला रिवोल्ट वाज अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। was a Muslim conspiracy to overthrow the British from India। बोला ये मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी टू ओवरथ्रो फ्रॉम इंडिया। अब इसी से मेरे को एक और बात याद आई कि मेन अचीवमेंट जो थी इस रिवोल्ट की, तो वो क्या था आपके पास, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिली थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब जो भी रीजन में देखो रिवोल्ट हुआ, जिस रीजन को कैप्चर किया बाय द ब्रिटिश बाय द इंडियन सोल्जर्स, तो या फिर इंडियंस ने जिस भी रीजन को कैप्चर किया, जहां पे कंट्रोल किया, रिवोल्ट किया, तो वहां पे एक ऑर्डर इशू किया जा रहा था। सबसे पहले ऑर्डर क्या इशू किया जा रहा था कि कहीं पे भी कोई भी बीफ नहीं कटेगा, काऊ को स्लॉटर ऑफ काऊ जो थी वो बैन कर दी गई। जो आपके पास क्या शो कर रहा था, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बना था। फिर जब ब्रिटिशर ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया और जब एनालाइज किया, तो उन्होंने बोला कि अगर हमें इंडिया में, अगर ये फिर से हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 की तरह फर्दर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, और अगर हमें लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है विदाउट एनी ऑपरेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि इनको तोड़ते जाओ और रूल करते जाओ, कि इनको इस कदर तोड़ दो कि ये आपस में लड़ते लड़ते मर जाए और हम यहाँ पे क्या करते रहे, उसके एडवांटेज उठा लें और हम यहाँ पे रूल करते रहे। तो ब्रिटिशर ने सबसे पहले हमें रिलीजन के बेसिस पे तोड़ा इंडिया को। उसके बाद इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ऐसे ऐसे इन्होंने मतलब अपने फायदे के लिए इंडिया को पूरा तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये भी याद है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रिटिश हिस्टोरियन आएंगे आपके पास, आर हॉल्म्स। आर हॉल्म्स भाई साहब क्या, इन्होंने इसको मेंशन किया, क्लैश ऑफ सिविल एंड बारबेरियंस। क्लैश ऑफ सिविल्स एंड बारबेरियंस। ठीक है, एंड लास्ट आपके पास बेंजामिन, जिन्होंने इसको एज अ नेशनल रिवोल्ट का नाम दिया। राइट, ये हुआ था आपके पास रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर? हाँ जी सर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत। क्लास लगेगी सर 2 बजे।